ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अफसोस का किया इजहार। कहा, इस इख्तिलाफ के वैल में आने से ऐवान की रिवायत हुई दागदार। पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। हंगामा आराई के बाईस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। नीट मामले पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपोजिशन जमातों पर गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कहा, हुकूमत नीट पर बात करने के लिए है तैयार। हुकूमत करा रही है मामले की जांच। मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। मानसून की पहली बारिश में खोखले साबित हुए दिल्ली की आप हुकूमत के दावे। पानी भरने की वजह से सड़कों पर लगा तवील ट्रैफिक जाम। बीजेपी का केजरीवाल हुकूमत पर हमला। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुताल्लिका एजेंसियों के साथ हंगामी मीटिंग की। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मुल्क भर में 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर हो रही है वोटिंग। 4 उम्मीदवार मैदान में। 19 मई को हवाई हादसे में इब्राहिम रईसी की हलाकत के बाद हो रहा है इंतखाब। T20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत और जनूबी अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजरें दूसरी बार T20 चैंपियन बनने पर, जबकि जनूबी अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेगा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्री की तहरीक पर राज्यसभा में बहस का आगाज करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बने हैं और उन्होंने साबिक वजीर आजम नेहरू की बराबरी कर ली है। एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू जी को वजीर आजम के लिए 0 वोट मिले थे और एक मोदी जी हैं जिन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर लीडर तस्लीम किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी ने खुद को हर मैदान में असर और रसूख रखने वाली सियासी पार्टी के तौर पर मुस्तहकम किया है। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा कहना था कि नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय के विकास के प्रति यह समर्पित, विश्वास के प्रति यह समर्पित जनादेश था। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने। हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्री की तहरीक पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम 5वीं बड़ी मईशत बन चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि हम उन लोगों को पीछे छोड़कर 5वें मकाम पर पहुंचे हैं जो कभी हम पर हुकूमत करते थे। और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा में रखनअंदाजी पर कहा कि आज ऐवान की रिवायत दागदार हो गई है। ये पहली बार हुआ है कि ऐवान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वैल में आ गए हों। पार्लिमानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। राज्यसभा में जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा ने नीट पेपर लीक मामले में हुकूमत के फैसले की हिमायत की। उन्होंने कहा कि इम्तिहान के इनेकाद में गलतियां हुई हैं, लेकिन हुकूमत ने फौरी और दुरुस्त फैसला किया। The government has already taken the decision and order for a CBI inquiry.
The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. नीट पेपर लीक मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने पार्लियामेंट की हंगामा आराई के बायस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ पर जहानी अरकान पार्लियामेंट को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। उसके बाद जैसी ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी। उसके बाद पहले कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही दोबारा से हंगामा शुरू हो गया। और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट इम्तहान के हवाले से बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत किसी भी किस्म की बहस के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ ज़ाब्ते के तहत होना चाहिए। हम किसी भी मौजू से बहस के लिए तैयार हैं। हम पहले रोज़ से कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी मुल्क और नौजवानों की तय है। मैं तलबा को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। CBI जाँच कर रही है। कसूरवारों को सख्त सज़ा दी जाएगी। मामला अदालत के इल्म में है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो। आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है, रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करके हंगामा आराई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट के वक़ार का ख्याल नहीं कर रहा है। रिजिजू ने कहा कि हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ना करके दूसरे विषय पे चर्चा किया जाए। ऐसा नियम बिल्कुल नहीं होता है। भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस ना हो और किसी मुद्दे पे चर्चा हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली NCR में आज सुबह हुई बारिश ने राहत के साथ साथ परेशानी भी लेकर आई है। दारुल हुकूमत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कों पर पानी जमा हो गया और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिल्ली के मधु विहार, भीकाजी पैलेस, महरौली, बदरपुर रोड, शांति पथ, कनॉट प्लेस, मिंटू ब्रिज, 3 मूर्ति मार्ग, मोलचिन समेत दिल्ली के कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी जमा हो गया। मिंटू रोड पर पुल के करीब पानी ज़्यादा होने से कार डूब गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सफदरजंग में 288.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लोधी रोड पर 192.8 मिलीमीटर, पालम में 106.6 मिलीमीटर, आया नगर में 66.3 मिलीमीटर और रिच में 50.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने आज दिल्ली हुकूमत की तमाम मुतालिका एजेंसियों के साथ एक हंगामी मीटिंग बुलाई ताकि दिल्ली में शदीद आबी जमूद और गंदे पानी के बहाव से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटा जा सके। इस इजलास में सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों और हंगामी रद्द-ए-अमल का भी जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़्यादा बारिश और इसके नतीजे में पूरे शहर में पानी जमा होने की सूरत में हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम के लिए तैयारी की कमी का संजीदगी से नोटिस लिया है।
और दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राम सिंह विरधोड़ी ने लोकसभा में दिल्ली में बारिश की वजह से पानी जमा होने का मसला उठाने की बात कही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि करोड़ों रुपए के फंड के बावजूद दिल्ली में नालों की सफाई नहीं की गई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए उनसे इखलाकी बुनियादों पर वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया। राम सिंह विरधोड़ी से डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे ने खास बातचीत की। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बुद्धूड़ी हमारे साथ है। सर, पहली ही बड़ी बारिश हुई दिल्ली में और हम देख रहे हैं कि जगह जगह पानी भर गया। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं 1993 से लेकर और जून तक मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा। ये पहले व्यवस्था होती थी कि मानसून से 3 महीने पहले और बरसात आ रही है उससे पहले नालों की सफाई की व्यवस्था कैसी चल रही है उसकी जानकारी लेते थे। इस बार भी दिल्ली सरकार ने और दिल्ली नगर निगम ने अपने बजट में सैकड़ों करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए रखा है, लेकिन नालों की सफाई हुई नहीं। केवल नालों की सफाई कागजों पर हुई है, नालों की सफाई हुई नहीं है। और ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने किया है। नालों की सफाई हुई नहीं, इसकी जांच दिल्ली पुलिस की विजिलेंस डिपार्टमेंट करे। सर, पहले जल संकट, पानी के लिए दिल्ली तरसी और अब पानी बरसते ही इस तरह की जगह जगह पर जमाव, आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, वाटर लॉगिंग देख रहे हैं, एक अव्यवस्था से दिख रही है तमाम जगह। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था मेरी दिल्ली में सरकार आएगी, मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध कराऊंगा। पूरी तरह से विफल हो गए हैं। जो कुछ कदम उनको दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाने थे, रेनी वेल्स लगाने थे, यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराना था, अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। और अब आरोप प्रत्यारोप करना उसमें कोई किसी तरह का दमखम नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़ी सी बरसात हुई है, दिल्ली डूब गई है, पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा। एक बाल्टी पानी के लिए दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर सिंह बुद्धूड़ी। उनका कहना है कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और अब तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। इस बीच दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने 21 घंटे कबल दावा किया था कि दिल्ली के तमाम नालों की सफाई कर दी गई है। मानसून के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि शैली ओब्राय बेनकाब हो गई। बारिश में पूरी दिल्ली डूब गई। नगर निगम का हर बार एक्शन प्लान होता है। अभी 15-20 दिन पहले ही हमने एक सचिवालय में भी मीटिंग की थी, जिसमें हमारी जल मंत्री आतिशी जी भी थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी भी उपस्थित थे। तमाम सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, इरिगेशन एंड फ्लड के थे, एमसीडी के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, एनडीएमसी के थे। उस पर हमने पूरा मानसून एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। अभी पिछले हफ्ते ही जब हमारे अब एक आयुक्त महोदय नए आए हैं, अश्विनी कुमार जी, उनके साथ भी सभी डीसीज को बुला के मीटिंग ली गई और 90 से 95% जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं और जितने भी हमारे जालियां हैं सड़कों पे, जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी, उससे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार। दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर टर्मिनल की छत गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक शख्स की मौत और 8 अफराद जख्मी हुए हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने टर्मिनल 1 का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने अस्पताल में दाखिल जख्मियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर राम मोहन नायडू ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जा रही है। फिलहाल टर्मिनल 1 पर तमाम परवाजें मनसूख हैं। दिल्ली पुलिस की जानिब से FSL टीम भी दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की तहकीकात के लिए टर्मिनल 1 पहुंच गई है। Regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled,
the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ने कहा है कि जिस टर्मिनल की छत गिरी थी वो साल 2009 में तामीर हुआ था। उसकी तामीर से मुताल्लिक ज़रूरी तहकीकात के साथ साथ मुल्क के दीगर हवाई अड्डों पर भी इसी किस्म की टर्मिनल इमारतों की छानबीन की जाएगी। This structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country, any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports. और बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले पापा बर्फानी के अकीदतमंदों के लिए तैयार है। आज पहला खेप बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से बालटल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दस्ते को झंडी दिखाकर रवाना किया। कल से सफ़र शुरू होगा। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सिक्योरिटी में कोई कोताही ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशानात की ड्रिलिंग की और इंतजामात को चेक किया। मुसाफिर गाड़ियों पर हालिया दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र यात्रा के रास्ते पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ ड्रोन्स और 365 एंगल CCTV कैमरों के जरिए मुसाफिर गाड़ियों की निगरानी भी की जा रही है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर के फासले पर सिक्योरिटी चौकियां कायम की गई हैं। इन पर 24 घंटे मुसल्लह फौजी तैनात रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। श्री अमरनाथ यात्रा के आगाज के मौके पर यात्रियों का पहला काफिला जम्मू की सुबह उधमपुर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के टिकरी इलाके में मंटल में वाक़ काली माता मंदिर के करीब मकामी लोगों और उधमपुर जिला इंतजामिया के एहलकारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज श्री अमरनाथ यात्रा जो आज यहाँ से प्रारंभ हुई है, जम्मू भगवती नगर से स्टार्ट होकर ये बालटाल के लिए रवाना हुई है। यहाँ टिकरी के अंदर जिला प्रशासन के अधिकारी हों, यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हों, सब ने पूरे मन के साथ सबका यहाँ पर श्रद्धालु जितने भी यात्रा में जा रहे थे सबका स्वागत किया है। और आज जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए गए हैं, मुझे लगता है एक एक चीज को बड़ा मिन्यूटली चेक करते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ टिकरी के अंदर जिस प्रकार से लंगर की व्यवस्था भी रखी है और जगह जगह लंगर की जो व्यवस्था इस बार रखी गई है, मुझे लगता है सभी श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ जिस प्रकार से यहाँ से अभी गुजरे हैं, मुझे लगता है यहाँ से हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया गया है। और मुझे लगता है हम सब लोग पूरे तरीके से उनके जिस प्रकार से वो जहाँ से निकले हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। पिछले दिनों में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। कठुआ में 2 और 3 जो है डोडा में मारे जा चुके हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक रहा कि ये यात्रा की सिक्योरिटी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो 3 टायर सिस्टम हम लोगों ने इन प्लेस कर रखा है, जिसमें पुलिस, CISF, CRPF और आर्मी जो है सभी एजेंसी जो है मिलकर काम कर रही है। और हम इस चीज़ को इंश्योर करना चाहेंगे कि यहाँ से यात्रा जो है वो पूरी सुरक्षित और सुगम रहे। हुकूमत जम्मू कश्मीर में राब्ता बढ़ाने के लिए मुसलसल नए प्रोजेक्ट बना रही है। इसी सिलसिले में माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले अकीदतमंदों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की गई है। इस हेलीकॉप्टर सर्विस की पहली परवाज़ मंगल को की गई। हाल ही में जम्मू कश्मीर में ही दरियाए चिनाब पर बनाए गए सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का कामयाब तजर्बा भी किया गया। पेश है ये रिपोर्ट।
जम्मू हवाई अड्डे से बराह रास्त माता वैष्णो देवी धाम तक हेलीकॉप्टर खिदमत अब शुरू हो गई है। माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इस हेलीकॉप्टर की पहली परवाज मंगल की रोज की गई। जम्मू हवाई अड्डे से 2 हेलीकॉप्टर माता वैष्णो देवी धाम के सांझी छत के पंछी हेलीपैड पर उतरे। इन 2 हेलीकॉप्टरों में 9 अकीदतमंद देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग और दीगर ओहदेदारों ने अकीदतमंदों का खैर मकदम किया। मां की चुनरी उन्हें तोहफे के तौर पर दी गई। देखिए, बोर्ड की तरफ से हमेशा ही प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से यात्रा को और सरल और सुगम बनाया जा सके। उसी दिशा में एक नया कदम है बोर्ड की डायरेक्शंस के मुताबिक, जिसमें जम्मू से भवन तक की हेली सुविधा और जिसके अंदर हेलीपैड से भवन तक पहुंचने के लिए बैटरी कार सेवा, प्रायोरिटी दर्शन, भैरव जी के दर्शन और प्रसाद की सेवा शामिल है। तो कुल मिलाकर एक पैकेज के तौर पे एक सुविधा जो है यात्री को उपलब्ध कराई जा रही है। ये हेलीकॉप्टर खिदमत उन यात्रियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो एक दिन में माता के दर्शन करके वापस लौटना चाहते हैं। इस हेलीकॉप्टर सर्विस से अकीदतमंदों का वक्त बच जाएगा। अकीदतमंदों ने बताया कि वो जम्मू से बराह रास्त 10 मिनट में माता वैष्णो देवी धाम पहुंच गए। मैं और मेरा परिवार अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जम्मू से हम सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से माता जी के भवन पहुंच रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है, बहुत शानदार जर्नी है और यहाँ आके हमें लगा कि अपनापन से प्राप्त हुआ हमको। जिन भी लोगों के पास समय कमी है, जो बूढ़े हैं, बच्चे लेके जाते हैं, जिनको तकलीफ होती है, जम्मू से सीधे फ्लाइट में यहाँ पे हेलीकॉप्टर मिलता है और बड़ी आरामदायक जर्नी से आप यहाँ पे 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। अकीदतमंद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए हेलीकॉप्टर खिदमत बुक कर सकते हैं और इसके साथ दस्तियाब सहूलियात का फायदा उठा सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर सर्विस फिलहाल 2100 रुपये फी शख्स के एक तरफा किराए के साथ सिर्फ कटरा और सांझी छत के दरमियान दस्तयाब है। फिलहाल श्राइन बोर्ड ने जम्मू से वैष्णो देवी धाम के लिए 2 पैकेज पेश किए हैं। पहला 35,000 रुपये फीकस का है, जिसमें उसी दिन रिफंड दिया जाएगा। उसे रिटर्न सेम डे यानी SDR पैकेज का नाम दिया गया है। दूसरा 60,000 रुपये फीकस पैकेज है, जिसकी वापसी अगले दिन की जाएगी। उसे अगले दिन रिटर्न यानी NDR पैकेज का नाम दिया गया। वहीं NDR पैकेज में SDR की तमाम सहूलियात के अलावा इमारत में रिहाइश और अटका आरती में बैठने का मौका भी दिया जाएगा। हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में राब्ते के लिए मुसलसल काम कर रही है। हाल ही में दरियाई चिनाब पर दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल की तामीर मुकम्मल हुई है। तामीर के बाद पुल पर ट्रेन का ट्रायल रन भी कामयाब रहा, जिसमें संगलदान और रियासी के दरमियान मेमो ट्रेन का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इसी तरह के प्रोजेक्टों से जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी के जरिए तरक्की का एक नया बाब लिखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ अराजी घपला मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोरेन तकरीबन 5 माह बाद जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन की दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया है। काबिल ज़िक्र है कि 13 जून को फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दी थी। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं JMM के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। कौमी सलामती के नायब मशीर विक्रम मिस्री अगले खारजा सेक्रेटरी होंगे। वो 15 जुलाई को खारजा सेक्रेटरी विनय मुन क्वात्रा की जगह लेंगे। विक्रम मिस्री 1989 बैच के IFS ऑफिसर हैं। और अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। ईरान में आज सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। याद रहे कि इलेक्शन से कबल सदर के ओहदे की दौड़ से 2 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसमें तेहरान के मेयर अली रजा ज़िक्रानी और आमिर हुसैन काजी ज़ादा हाशमी का नाम शामिल है। अब सदर के ओहदे की दौड़ में 4 उम्मीदवार बचे हैं। इसमें मोहम्मद बाक़िर काली बाफ, मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी सईद जलाली और मसूद पेज़िशकियान हैं।
और रुख करेंगे अब खेल के मैदान का। भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में दाखिल हो गया है। जुमेरात की रात देर गए खेले गए एक सनसनीखेज सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम को शानदार आगाज फराहम किया। ताहम विराट कोहली 9 रन बनाने के बाद आउट हुए। इस मैच में एक बार फिर रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार इनिंग्स देखने को मिली। उन्होंने 39 गेंदों पर 57 रन की इनिंग खेली। टीम की जानिब से सूर्य कुमार यादव ने 47 रन, ऋषभ पंत ने 4 रन, हार्दिक पांड्या ने 23 रन, रविंद्र जडेजा ने 17 रन नॉट आउट और अक्षर पटेल ने 10 रन की इनिंग खेलकर भारत का स्कोर 171 तक पहुंचा दिया। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम को कप्तान जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ने तेज शुरुआत की। अक्षर पटेल ने अपनी पहली गेंद पर जॉस बटलर को आउट किया। उसके बाद अक्षर पटेल ने बेरिस्टो और मोइन अली की विकेटें भी लीं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट और कुलदीप यादव ने सैम्परन को आउट किया। इस तरह इंग्लैंड की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं और इंग्लैंड की पूरी टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर सिमटकर मैच हार गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।